नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। 13 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन आ गया है। 19 और 20 मार्च को होने वाला है, इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान क्या होगा। यहाँ पर बस जोड़ देना है। ध्यान रखना है कि दशमलव जो है एक सीध में होना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी आसान है, बना लीजिएगा। अगला, यदि एक वस्तु 300 में खरीदी गई और उस पर 50 रुपया मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो लागत मूल्य का 10% है। क्या है? 10%। तो अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, या इसे कह सकते हैं लागत मूल्य निकालना होती है। ये कितना हो जाएगा? 300 रुपया में खरीदा प्लस 50 रुपया जो है मरम्मत के रूप में खर्च किया, 350 रुपया होगा। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? अंकित मूल्य जो हो जाएगा 350 गुना 110/100। क्या है कि 10% लागत मूल्य जो है उसका 10% ज्यादा है। तो ये हो गया 350 गुना 110/100 बराबर कितना हो गया? 350 ही हो गया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 385 गुना 120/100। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 462 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद 12,672 और 8 वर्षों के बाद 15,744 हो जाती है। उसी धनराशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा? तो 4 वर्षों का ब्याज कितना हो गया? 4 वर्षों का जो है ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15,744 में से घटा देंगे 12,672, यानी यहाँ पर जो है 4 वर्षों के बाद 8 वर्षों के बाद जो है घटा देंगे तो कितना होगा? 4 वर्ष का निकल जाएगा। तो मूलधन बराबर हमारे पास जो हो जाएगा 12,672 माइनस 372 हो जाएगा। क्या है? 372, क्योंकि 15,000 इतना इसे घटाने के बाद कितना आया? 372 आया। तो मूलधन बराबर हमारे पास कितना है? 12,672 में 372 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा मूलधन कितना? 9600। क्या है? 9600। तो नया साधारण ब्याज जो है कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना होगा? तो 9600 के 10%, और ये जो है 10 वर्षों में, क्या है? 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? बटा 100 हो जाएगा। 10 वर्षों में नहीं कह रहा है, यहाँ पर जो है मिसप्रिंट है। 10% वार्षिक ब्याज थे, 10/3 वर्षों में साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा ये कह रहा है। तो 9600 गुना 10 गुना 10/100 गुना ये है जो है नीचे 3 हो जाएगा। हमारा आ जाएगा 3200। क्या है? 3200 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा है? बी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहाँ जो होगा 10/3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 3200 होगा। नेक्स्ट है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच दूरी जो है 107 किलोमीटर है। 1.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन ए से बी के लिए 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। 10 मिनट बाद 1.2 किलोमीटर लंबी एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को जो है पार करेगी। अब माना कि जो है 1 घंटा में पहली ट्रेन दूसरे को पार करेगी। x गुना उसका चाल कितना है? 90। अब प्लस x माइनस 10/60। क्या है? 10 मिनट बाद शुरू हो जाए तो 10/60 गुना 100। ए की तरफ 100 किलोमीटर पर घंटा की चलती है तो गुना 100 बराबर जो हो जाएगा दूरी कितना है? 107 किलोमीटर प्लस दोनों ट्रेनों की लंबाई। क्या है? दोनों ट्रेनों की जो है सापेक्ष लंबाई। बस इसे हल कीजिए। 90x प्लस 100x माइनस 50/3 बराबर 107 प्लस 1.8 प्लस 1.2 हो जाएगा 110। 190x बराबर हो जाएगा 110 प्लस 50/3 यानी 330 प्लस 50/3 यानी 380/3। x के मान आ जाएगा कितना? 2/3। क्यों आ जाएगा? क्योंकि x बराबर जो हुआ 380/3 गुना जो है 190 कर देंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना? 2/3। क्या है? 2/3 हो जाएगा। अब हमें अभीष्ट दूरी पार करने तक कितना लगा? तो 90x लगा। तो 90 गुना 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर हो जाएगा। और अभीष्ट दूरी बिंदु ए से कितना लगेगा? तो 60 माइनस ट्रेन की जो है लंबाई, ट्रेन की लंबाई।
तो 60 माइनस 1.8 बराबर ये हो जाएगा 58.2 किलोमीटर। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभीष्ट दूरी जो है बिंदु ए से वो ट्रेन की लंबाई उसमें घट जाएगा। आंसर आ जाएगा 58.2 किलोमीटर। 5वां नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार ने 400 प्रति पंखा के मूल्य पर 3 पंखे खरीदे हैं। ऑफ सीजन सेल के कारण उसने एक पंखे को उसके क्रय मूल्य की जो है हानि पर बेचा है। हालांकि पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाना चाहता है। उसे अन्य दोनों पंखे को एक साथ कितने लाभ प्रतिशत में बेचना होगा? तो एक पंखे का जो है विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 400 माइनस 400 गुना 1/8 की हानि पर बेचा है। यानी ये जो है क्रय मूल्य के 1/8 की हानि पर बेचा है। 400 गुना 1/8 कितना हो जाएगा? 350। यहाँ भी जो है वो मिसप्रिंट है, इस बुक में काफ़ी जगह जो है मिसप्रिंट है। तीनों पंखों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो तीनों पंखों का विक्रय मूल्य 400 गुना 3 और गुना जो उसे लाभ कमाना है ना, वो भी तो इसमें जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये 1200 प्लस 120 बटा 100 हो जाएगा 1440 रुपया उसे विक्रय मूल्य करना है। शेष दो पंखा का कितना हो जाएगा? तो 1440 में है और एगो के बेचा है 350 में, तो ये हो जाएगा 1090। अब 1090 तो है, लेकिन दो पंखों पर हमें लाभ निकालना है। क्या है? दो पंखों पे। तो 1090 में बेचना है, लेकिन लाभ कितना? 2 गुना अगर 400 में खरीदा है तो कितना? 800। ये हमारा जो हो जाएगा दो पंखों पर लाभ कितना हो गया? तो 800 1090 कितना? 290 रुपया हो गया। क्या है? 290 रुपया। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? 290 कितना पे? 800 और गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 36.25। क्या है? 36.25। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जमने की प्रक्रिया। इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग के दौरान तापमान खाली स्थान होता है, और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्या है? ए होगा, स्थिर रहता है। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर होता है। बर्फ के अणुओं को पिघलाने के लिए आवश्यक उष्मा पानी के अणुओं द्वारा प्रदान की जाती है, जो यह उष्मा संलयन की गुप्त उष्मा है। बर्फ के अणु पानी की तुलना में बहुत अधिक जो है ठंडे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, इससे क्या होगा? तो यह होगा कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहेगा। आवेश पदार्थ का गुण है जो विद्युत घटना के लिए जो है वो जिम्मेदार है। आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या है? किया जा सकता है। आंतरिक ऊर्जा का अभिधारणा सर्वप्रथम दी गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मागति के प्रथम नियम के द्वारा। आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम उष्मागति के प्रथम नियम द्वारा दी गई थी। उष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार कि एक प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन परिवेश के साथ आदान प्रदान की गई उष्मा और प्रणाली पर परिवेश द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के योग के बराबर होता है। यानी डी क्यू बराबर जो होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, जहां पर डी क्यू जो है वो क्या है? उष्मा की मात्रा है। क्या है? उष्मा की मात्रा है। और डी यू जो है वो क्या है? आंतरिक ऊर्जा है। क्या है? आंतरिक ऊर्जा है। और डी डब्ल्यू जो है किया गया कार्य है। क्या है? किया गया जो है वो कार्य है। अगला है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग क्या हो जाएगा? संवेग बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? संवेग P बराबर जो होता है √2m_k, यानी P प्रोपोर्शनल टू जो है √k है। P1 बटा P2 बराबर √K1/K2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रारंभिक मान 4 गुना हो जा रहा है, तो P1 बटा P2 बराबर √K1/4K1, यानी P2 बराबर जो हो जाएगा वो 2P1 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 9 के ए, इसके प्रारंभिक मान से दुगना हो जाता है। ट्रांसफार्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्या है? निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में किया जाता है। और ये धारा में नहीं, गलत है। ट्रांसफार्मर पारस्परिक विद्युत क्षेत्र की घटनाओं पर आधारित होता है, ये भी गलत है। ट्रांसफार्मर दिश धारा के विभव को भी बढ़ा देता है, ये गलत। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वो क्या किया जाता है? निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है, या उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो दो प्रकार के होता है। एक जो होता है स्टेप अप होता है, और एक जो होता है वो स्टेप डाउन होता है। क्या है? डाउन होता है। और ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है V सेकेंडरी बाई V प्राइमरी बराबर
टर्न का सेकेंडरी बाई टर्न जो है वो प्राइमरी होता है। एक जो है स्टेप अप स्टेप डाउन, दो तरह के ट्रांसफार्मर होता है। एक बंदूक की गोली क्षैतिज दिशा में 150 मीटर दूर स्थित लक्ष्य की ओर जो है 1500 मीटर पर सेकेंड की गति से दागी जाती है। गोली के लक्ष्य से कितने नीचे जाकर लगती है, हमें ये बताना है। कह रहा है कि एक बंदूक की गोली क्षैतिज दिशा में 150 मीटर की दूर स्थित लक्ष्य की ओर 1500 मीटर पर सेकेंड की गति से दागी जाती है। गोली लक्ष्य से कितनी नीचे जाकर जो है वो लगती है। तो टी बराबर जो हमारे पास हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कितना हो जाएगा 1/10 सेकेंड। इस समय में गोली द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी, मतलब यहाँ से अगर किया जाए तो ये नीचे की ओर इस तरह होगा। तो हमारे पास जो होगा एस बाई बराबर होगा हाफ जी टी स्क्वायर होगा, यानी हाफ इंटू जी 10 और टी के स्क्वायर 1/10 के स्क्वायर। जब इसे हल करें 1/2 इंटू 10 इंटू 1/100 बराबर 5 गुना 100, ये हो गया 0.05 मीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। गोली लक्ष्य से 5 सेंटीमीटर नीचे जाकर लगती है। अगला है कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दे तो उन बिंदु आवेशों के बीच जो बल होगा वो क्या होगा, घटेगा। क्या है, बल जो है वो घटेगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो यहाँ पर देखिए कि 80 से 85 गया है +5 है, 85 से 89 +4 है, 89 से +5 है, तो ये +5 था, तो ये जो है वो हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 आने पर जो है वो 80 हो रहा है, +4 आने पर 80 हो रहा है, यानी 76 होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। 8 एथलीट है। क्या है, 8 एथलीट है। सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 लोग को जब बैठने की जगह बना लेते हैं और उसमें सभी का जो मुंह है वो कहाँ है, बाहर की ओर है। क्या है, बाहर की ओर है। उसके बाद कह रहा है कि कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। अगर मान लिया कि यहाँ पर बैठी हुई है कोयल, कह रहा है कि राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, 1 2 तीसरे स्थान पर बैठी हुई। तन्नू चीनी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तन्नू जो है वो चीनू के, तो यहाँ पर अगर मान लिया कि तन्नू देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा चीनू। क्या है, चीनू। उसके बाद कह रहा है कि मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहित जो है सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर मोहित है तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुनील हो जाएगा, सुनील के दूसरे स्थान पर। अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अभिषेक जो है चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अभिषेक हो जाएगा। क्या है, अभिषेक हो जाएगा। तन्नू जो है सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। यहाँ से तन्नू कन्फर्म हो जाएगा कि सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठी हुई है। तो इस लाइन से ही हम शुरू करते। चीनू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अंकित बैठा हुआ है, क्योंकि एक ही जगह खाली है तो वो है अंकित। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में पेंट्री को इस तरह लिखा जाता है, स्टेडी को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डेट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। PANTRY उसे लिखा गया है किस रूप में, तो 715297। अब P का जो होता है स्थानीय मान वो कितना होता है, तो 16 होता है। ये लिखा गया है 1 + 6, इसका 1 होता है, यही 1 लिखा गया। N का जो स्थानीय मान होता है वो 14 होता है, 1 + 4 होगा। क्या है, 1 + जो है 4 हो जाएगा। T का जो होता है 20 होता है, 2 + 0। R का 18 होता है, 8 + 9, 1 9 हो जाएगा। Y का जो मान होता है वो कितना होता है, 25, 5 + 2 + 5 7। तो यही हमारा लिखा गया। उसी तरह अगर हम लिखेंगे डेट्स को, क्या है, डेट्स को, तो DATES डेट्स का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 1 20 5 और 19 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 10 और 10 के फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 0 1 हो जाएगा। तो 4 1 2 5 1। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लीन को क्या लिखा गया है, CNLAE में। चार्ट को इस तरह लिखा गया, राइट को किस तरह लिखा जाएगा। तो सबसे CLEN को देखते हैं। ये लिखा गया है CNLAE
ई है। यहाँ देख लीजिए कि सी से जो है, सी तो ऐसे ही रह गया, एल यहाँ चला गया है और ई यहाँ चला गया है, ये जो है यहाँ चला गया, ए इधर आ गया है और एन जो है वो यहाँ आ गया है, ए सीधे रह गया, ई यहाँ पर चला गया। ठीक उसी तरह आर आई जी एच और टी को अगर देखते हैं तो आर तो रह जाएगा, आई है जो यहाँ चला जाएगा, और जी जो है यहाँ चला गया, एच जो है यहाँ रह गया और टी हमारा जो यहाँ आ गया, आर टी आई एच जी होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा। क्या है? बी होगा। कुछ नाव जो है बी कार सी है, कुछ नाव जो है ये नाव बी है जो क्या है कार सी है, यहाँ पर जो हो जाएगा कार सी है। उसके बाद कह रहा है कि सभी कार सी जो है वो खिलौना टी है, यहाँ टी हो जाएगा। तब इसमें से देखना है कि कौन सा बन रहा है हमारा, तो हमारा जो बन रहा है वो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी। निम्न में से कौन सी आरएफ घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है? आरएफ जो होता है वो कौन सा दर्शाएगा ये देखना है। एक बटा अगर एक है तो ये जो दर्शाता है वो बराबर दर्शाता है या पूर्ण माप नहीं दर्शाता है। आरएफ अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये वृद्धि करके करता है, और आरएफ जो है लेस देन 1 हो वो क्या होता है लघु करनी करता है, यानी जो है घटता हुआ है। तो आप लेस देन कितना है 5/11, 5/11 जो है वो भी जो है घटता, ये बढ़ता हुआ है, 8/6 बढ़ता हुआ, 1/1 बराबर वाला है। 5/11 के भी देखेंगे तो ये भी जो है ये घटता हुआ है, और 1/20 भी जो है वो घटता हुआ है। तो आंसर हमारा जो है वे बी और सी जो है वो दोनों होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट है, 5/11 नहीं होगा, 50/11 होगा। क्या है? 50/11 होगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए आप किस मापनी का जो है प्रयोग करेंगे? तो घड़ी के पुर्जों को ड्राइंग बनाने के लिए इनलार्जिंग साइज मापनी का प्रयोग किया जाता है, यानी बी होता है। क्या होगा? बी होगा, क्योंकि घड़ी के पार्ट्स की साइज जो है बहुत कम होता है। घड़ी के पार्ट्स को अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए पार्ट्स के वास्तविक साइज से कुछ अधिक साइज का ड्राइंग बनाए जाएंगे, यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर एफ जो है ग्रेटर देन 1 इसमें हो जाएगा, यानी बी होगा। आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? सही आंसर हो जाएगा D2। क्या है? D2 ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग ड्राइंग कार्य करने के लिए किया जाता है, और इसका जो परिमाण होता है वो कितना होता है? 700 गुना 500 गुना 15 मिलीमीटर होता है। इस बोर्ड को क्या कहते हैं? इंपीरियल साइज कहते हैं। क्या है? इंपीरियल जो है वो साइज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं का अनुपात 1:3 है, और बेलन की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का 1.5 गुनी है। बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तब माना कि बेलन की त्रिज्या कितना है? बेलन की जो है वो त्रिज्या जो है वो x है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? शंकु की जो है वो त्रिज्या हो जाएगी 3x। शंकु की जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितना हो जाएगा? तो L सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की जो है ऊंचाई वो हो जाएगा 1.5 L है। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh बटा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πRL है। अब हमें मान रख देना, 2π और r के जगह पर क्या है? x है। क्या है? x है, और h के जगह पर जो है वो बेलन की कितना है? 1.5 L है। अब बटा ये पाई है, r के जगह पर कितना है? 3x है, और l के जगह पर जो है l ही है। यहाँ से देखिए पाई पाई कट जाएगा, और 2 दूनी 3, 3 3 कट जाएगा, और x कट जाएगा, l कट जाएगा, यानी जो आएगा 1/1, यानी 1:1 आएगा। आंसर हमारा होगा C। अगला एक प्रश्न है, उसे सरल करना है। क्या है? सरल करना है, यानी मान निकालना। इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो रिकरिंग का है, तो उसे देख लेते हैं। ये 89/100 - 1 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98 - 9/100 - 10 हो जाएगा। बस इसे हल कर दीजिएगा। आंसर जो हमारा आएगा 49/18 आएगा। क्या है? 49/18 आएगा। दो गोलों की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में, उनका आयतन किस अनुपात में होगा? तो दो गोलों की त्रिज्या दिया है 4:5, तो गोलों के आयतन का अनुपात जो होगा वो त्रिज्या के क्यूब के फॉर्म में होगा, यानी 4q/5q, यानी 64:125। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 sec² -1 ×
कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1 प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का जो है वो मान ज्ञात करना है। जब इसे एक स्टेप आगे लिखें 3 जो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू जो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 4 इंटू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर जो होता है मान 1 होता है। ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर ए इंटू जो है कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और ये जो हो जाएगा tan स्क्वायर ए, माना 3 गुना 1 प्लस जो है वो 4 हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर कट जा रहा है तो 3 गुना 1 प्लस जो है 4 कितना 7। आंसर हमारा हो जाएगा ए। पी क्यू आर जो दिया हुआ है तो 2p 4q और 3r का जो है वो मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना 5 अनुपात 3 गुना 4 अनुपात जो है 3 गुना 2 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, अनुपात ये हो जाएगा 6। 5 अनुपात 6 अनुपात 3, 5 6 3। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से 3 गुना ऊपर उठाया जाए और उसका द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए तो स्थिति ऊर्जा का अनुपात जो है वो क्या होगा। तो स्थिति ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात जो हो जाएगा कितना होगा mgh बटा 3mgh1, यानी mgh बटा 3mg इंटू 3h बराबर 1/9। अनुपात जो हमारा हो जाएगा वो 1/9। कह रहा है ऊंचाई से 3 गुना ऊपर उठाया जाए और उसका द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए, यानी 2 बार जो है 3 कर दिया है तो 9 हो जाएगा, यानी अनुपात 9 में है। तापमान 300 डिग्री केल्विन है, इसे फ़ारेनहाइट में बदलने पर तापमान क्या हो जाएगा। तो केल्विन में तापमान जो है के बराबर जो होता है 273 प्लस सी होता है, और सी में तापमान जो होता है क्या होता है 300 माइनस 273 बराबर कितना हो जाएगा 27। फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 9/5 डिग्री गुना डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। पहले क्या है वो हमें थी में बदल दिए हैं सेल्सियस में, उसके बाद उसे फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए। ये हमारा हो जाएगा 9/5 गुना 27 प्लस 32 आ जाएगा 80.6 फ़ारेनहाइट, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आप इस फार्मूला को भी रट सकते हैं कि C/100 बराबर F माइनस 32 बटा जो है 180 बराबर K माइनस 273/100 बराबर जो होता है R/80। तो यहाँ पर कितना है हमें दिया हुआ है केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, यानी F माइनस 32 बटा 180 डिग्री बराबर K माइनस 273/100 को भी आप यूज कर सकते हैं। 0 0 ये काट दीजिए, ये 5 दूनी 10 हुई है, 9 दूनी हो जाएगा। अब हमें K का मान रख दीजिए और F जो है वो निकाल लीजिए। आंसर जो हमारा आएगा इतना ही आएगा 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। नेक्स्ट है गति करने के लिए एक स्वतंत्र वस्तु पर बल लगाया जाता है। यदि बल का परिमाण व वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु के त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, वस्तु के जो है त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। धातु के एक टुकड़े का भार वायु में 210 ग्राम है, पानी में 180 ग्राम है तथा एक अज्ञात द्रव में 120 ग्राम है। तब हमें निकालना है, क्या निकालें, तो सबसे पहले धातु का घनत्व निकालते हैं। क्या है, धातु का घनत्व, क्योंकि सभी प्रश्न जो आंसर है वो घनत्व में। तो धातु घनत्व बराबर धातु के टुकड़े में वायु में भार कितना है 210 बटा धातु के टुकड़े का जल में भार का आभासी कमी, तो 210 में से 180 घट जाएगा, इंटू जो होता है जल का घनत्व होता है, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इससे हो जाएगा 210 अब बटा जो हो जाएगा 30 और गुना 1 हो जाएगा, तो ये हमें कट जाएगा, ये 7, यह आ जाएगा 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आंसर धातु का घनत्व कितना आ गया, बी आ गया। क्या है, बी। अगला प्रश्न है कि अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है तो उस पिंड का आयतन क्या होगा। तो ये हो जाएगा पिंड के भार में कमी बराबर होता है V इंटू डी इंटू जी होता है, यानी 100 माइनस 92 ग्राम इंटू जी बराबर V इंटू डी इंटू जी जी कट गया तो V बराबर आएगा आयतन बराबर 8 GM बटा डी, यानी 8 cc, क्योंकि cc में यहाँ दिया हुआ है तो आंसर होगा कौन सा, ए होगा। क्या है, ए होगा। एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, इसका वेग समय ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, तो समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा होगा। क्या है,
समय अश्य जो कि एक सरल रेखा होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए परिपथ चित्र में मीटर ए का पठन 5 एम्पियर है, वोल्ट मीटर बी का पठन 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध आर का सही मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर का भी प्रतिरोध होता है, आर भी होता है, और टोटल का जो प्रतिरोध होगा वो आर होगा। तो बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, तो आर बराबर यहाँ निकल जाएगा बी बटा आई यानी 20/5 यानी 4 ओम निकल गया। अब कह रहा है कि 1/r जो टोटल का है वो कितना होगा, दोनों जो है वो पैरेलल में, तो 1/r प्लस 1 जो है वोल्ट मीटर का जो इंटरनल प्रतिरोध होगा वो होगा। तो 1/r बराबर ये इतना हो गया। अब ये बराबर 1/4 है, तो ये 1/r प्लस 1/r भी है। ये हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों अगर है तो एक r अगर ज़्यादा होगा 4 से तभी तो ये 1/r भी है, कमता है तब ये 1/4 के बराबर आएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4 ओम से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, बी होगा। वो निश्चित रूप से 4 ओम नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल जो ERV है वो कम कर सकता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक जो है वो असंगत है। उस असंगत आकृति को जो है हमें चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 8, 12, 21, 8 से जो है वो 4 गया है, 12 से जो ये हो जाएगा 9, फिर ये 16, फिर उसके बाद क्या है 25। अगला क्या हो जाएगा, तो आप देखिए 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 36। आ जाएगा 62 प्लस 36 कितना हो जाएगा 98। अच्छो 2 8, अच्छो 3 9, 98 सी हो जाएगा। फैक्ट्री उत्पादन में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गोदाम खाली स्थान से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा वो है भंडारण। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न का विकल्प का जो है हमें चयन करें। तो ये हो जाएगा ए घर। क्या है, ये जो है जिस प्रकार जो है रसोई, बैठक और भोजन कक्ष में सभी घर में ही भाग है, तो घर जो है वो भिन्न है। बैठक, रसोई, भोजन का जो है सब घर में, तो आंसर होगा ए। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। गुणा और भाग को प्रतिस्थापित कीजिएगा और इसका सही आंसर आ जाएगा। आप करके देखिएगा और बोर्ड मास लगाइएगा, आंसर हमारा ए आएगा। फ्रेंच कर्व का प्रयोग खाली स्थान खींचने में होता है और इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी तरह का वक्र का। क्या है, किसी तरह का वक्र का। आंसर हो जाएगा जो है बी होगा। यह पारदर्शी प्लास्टिक अथवा सेल्यूलाइड का बना होता है। यह विभिन्न प्रकार के असमान वक्र जो है वो बने होते हैं। निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोगी है, और इसका आंसर हो जाएगा गाढ़ी रेखाएं बनाने हेतु। क्या है, गाढ़ी रेखाएं बनाने हेतु। इसके लिए बी ग्रेड का, क्या है, बी ग्रेड का जो है वो पेंसिल यूज किया जाता है। क्या है, बी ग्रेड की पेंसिल बी से 7B तक होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन एवं आउटलाइन के लिए एच ग्रेड की पेंसिल यूज करते हैं। क्या है, एच ग्रेड की पेंसिल यूज करते हैं। सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से खाली स्थान के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने में प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा 36 रेखा के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने का प्रयोग होता है। MNO अकेले तौर पर एक काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। MNO मिलकर उसी काम को 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर M है, N है, O है। ये 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। टोटल कार्य इससे निकल जाएगा 60। इसकी क्षमता हो जाएगा 6, 5 और इसकी 4 हो जाएगा। अब मिल के कार्य कर रहा है कितना, 1/6 कार्य। तो टोटल कार्य 7 था और उसका क्या है 1/6। अब मिल के कितने में कर रहा है, 6 + 5 + 4, यानी ये हो जाएगा 10। सीधे मान लीजिए 6 से इसे काटिएगा तो 10 बटा ये हो जाएगा 5 4 9 और 9 6 15। क्या होता है 10/15। 10/15 यानी 2/3। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। 4 संख्याएं हैं 7:5 जो है 3:2 के अनुपात में। इन संख्याओं का योग जो है वो 68 है। पहली और चौथी संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा है 68 बटा कर देना है कितना, 7 + 5 + 3 + 2 और गुना क्या है पहली और चौथी यानी 7 2 9। क्या कर दीजिए 9 कर दीजिए। ये हो जाएगा 68 × 9 बटा कितना हो गया, ये 3 2 5 5 10 17। क्या है 17 हो गया। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 36 के बराबर हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 24 लड़के को उसी काम को पूरा करने में जो है वो कितना समय लगेगा। 9 मैन + 12 बॉयज × 4 बराबर 4 मैन + 16 बॉय × 6।
यानी मैन बटा बॉय हो जाएगा 4:1। अब कुल काम कितना हो गया, 9 गुना 4 प्लस 12 गुना 1 और ये हो जाएगा गुना 4 बराबर 192 इकाई की है, 192 इकाई। अब 6 मैन प्लस 24 बॉयज की कह रहा है, यानी 6 गुना 4 प्लस 24 गुना 1, क्योंकि क्षमता 4:1 में है तो बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 24 लोग उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 48 इकाई। क्या है, 48 इकाई। तो अभी समय बराबर हमें लग गया कितना, 192/48। ये जो है 48 इकाई हो गया ये दोनों का क्षमता, तो 192/48 कर दीजिए, 4 दिन लगेगा। क्या है, 4 दिन। आंसर हमारा होगा बी। के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का एक वास्तविक हल होगा। वास्तविक हल का मतलब होता है डी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। डी किसे कहते हैं, b² माइनस 4ac के, ये ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए, यानी 2k² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 0। 4k² इक्वल टू जो है वो 16। तो k बराबर जो हमारा मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k² बराबर 4, तो k बराबर जो होगा +-2 हो जाएगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। दी गई तालिका में जो है एक स्कूल में 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत को दर्शाया गया है। परीक्षा में हितांश का कुल प्रतिशत जो है कितना था। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा में हितांश का, तो ये हो जाएगा 100 गुना 67/100 प्लस 150 गुना 70/100 और प्लस 100 गुना 64/100 और प्लस जो है कितना 100 गुना 55/100 और प्लस 75 गुना 100/100 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 67 प्लस 105 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 75 बराबर कितना हो 366। इतना जो है कुल प्राप्तांक हुआ है। ठीक, अब परीक्षा में कुल प्राप्त इस जो मिला हितांश के वो अंक है और टोटल कितना था 550 का था। तो प्रतिशत कितना हो गया 366/550 और गुना 100, ये हो जाएगा 66.545% हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। वायुमंडल में वायु के विद्युत चालकता पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, ये होगा बढ़ती है। क्या है, बढ़ती है। यह पृथ्वी से 80 से 400 किलोमीटर तक विस्तारित है। बराबर द्रव्यमान की दो पिंड क्रमशः 3 वोल्ट और 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, तो उनकी गति ऊर्जा का जो है अनुपात क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12mv², यानी काइनेटिक एनर्जी 1 बटा काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर 12m3v² बटा 12m2v², यानी 9v² बटा 4v², 9:4। क्या है, 9:4। आंसर होगा बी। यदि पृथ्वी का घनत्व 4 गुना बढ़ा दे तो इसकी त्रिज्या अधिक कर दे तो हमारा भार जो है वो क्या हो जाएगा। हमारा भार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तब भार mg बराबर होता है w बराबर ρr होता है। यानी कह रहा है कि घनत्व 4 गुना बढ़ा जाए, घनत्व जो है वो 4 गुना बढ़ा दिया जाए और त्रिज्या को आधी किया जाए, यानी r को जो है वो 2 किया जाए, तो जो हमारा बढ़ जाएगा वो 2 गुना बढ़ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, दुगना हो जाएगा। 48 के जो है वो बी हो जाएगा। निम्न पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रतिरोधकता को, तो सबसे ज़्यादा जो होगा प्रतिरोधकता वो किसका होगा, कॉपर के होगा। कितना, 1 नहीं, सबसे ज़्यादा जो होगा वो सिलिकॉन का होगा। ये गलत है, सबसे ज़्यादा जो हमारा होगा वो सिलिकॉन का होगा। कितना होता है, सिलिकॉन का होता है 2300। क्या है, 2300 होता है। जर्मेनियम के जो होता है उसके बाद 0.46 होता है। नाइक्रोम का जो होता है 100 गुना 10 के पावर -8, उसके बाद कॉपर के 1.7 गुना 10 के पावर -8, ये प्रतिरोधकता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 49 के ए हो जाएगा। सबसे कम जो है तांबा के और सबसे ज़्यादा सिलिकॉन के। 1 एम्पियर धारा तुल्य होती है, 1 एम्पियर धारा तुल्य होती है। क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, आई होता है। क्यू बराबर क्या होता है, NE होता है। ई का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। अब NE बराबर जो है IT हो जाएगा। N बराबर क्या होगा, IT बटा E हो जाएगा। I 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड बटा E 1.6 गुना 10 के पावर -19, यानी 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होगा। क्या है, पर सेकेंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा आंसर हमारा।
क्षैतिज सड़क पर 155 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कोई कार 200 न्यूटन के अवरोध बल का सामना कर रही है, तो इसके इंजन की न्यूनतम शक्ति जो है वो क्या हो जाएगा इंजन की? तो शक्ति P बराबर होता है F डॉट B होता है, यानी बल वेग होता है, यानी P बराबर जो होता है FB cos थीटा हो जाएगा। क्षैतिज रोज पर गमन कर रहा है यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 200 गुना 155 गुना 5/18 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दिए हैं। तो ये हो जाएगा P बराबर 8611.11, यानी P बराबर 8.611 गुना 10 के पावर 3 वाट हो जाएगा, यानी 8.611 जो है ये किलो वाट क्या है? किलो वाट हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 51 का ए होगा। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का जो है वो चुनाव कीजिए। इसका जो हो जाएगा वो त्वरण का परिमाण जो है नियत नहीं रहता है। एक समान वृत्तीय गति संपन्न करने वाले किसी कण के लिए त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है, ये कथन गलत है। एक समान वृत्तीय गति में चाल जो है नियत रहता है, चाल जो है वो नियत रहता है। इसमें संवेग, आवेग, बल, वेग, कोणीय संवेग आदि नियत नहीं रहता है। वृत्तीय गति में अनंत बार दिशा में परिवर्तन होता है। और क्या नहीं नियत नहीं रहता है? तो संवेग, आवेग, बल, वेग और कोणीय संवेग। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 53 का कह रहा है कि जल प्रदूषण आजकल बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। निष्कर्ष, जल जनित बीमारियां जो है वो जानलेवा है। दूसरा, आमतौर पर जल किल्लत मानसून से पहले देखी जाती है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जल जनित बीमारियां जानलेवा है, ये सही नहीं है। आमतौर पर जल किल्लत मानसून से पहले देखी जाती, किल्लत के बारे में नहीं कह रहा है, जल प्रदूषण के बारे में कहा जाए। आंसर हमारा होगा बी होगा। 54 नंबर कह रहा है कि अर्जुन अपने घर से 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। घर से जो है वो 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद कहता है 50 मीटर पूरब की ओर चलता है, 50 मीटर पूरब की ओर चलता है। उसके बाद 35 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ये जो है वो 35 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ से फिर वो चल के जो है वो 50 मीटर आ जाता है, उत्तर की ओर चलता है। वह एक बिंदु पर एक फल की दुकान पर कुछ फल खरीदने के लिए रुका, वह फिर 40 मीटर उत्तर की ओर चला है। यहाँ से जो है यहाँ हो जाएगा क्या है 40 मीटर फिर से उत्तर की ओर चला है। ये जो है वो 40 मीटर उत्तर की ओर चला। फलों की दुकान से अर्जुन का घर कितनी दूरी पर है? तो फल की दुकान जो है यहाँ था और यहाँ से जो है हमें यहाँ तक आना है। तो ये हमारा ये 35 जो था ये हो जाएगा 40, यानी 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा 75। आंसर हो जाएगा 75 मीटर जो है वो दक्षिण की तरफ था। उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्प से भिन्न है। सही जवाब हो जाएगा डी, यानी गुजरात। राजकोट, सूरत, अहमदाबाद ये जो है ये सभी जो है गुजरात एक सिटी का नाम है और गुजरात जो है एक राज्य का नाम है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में पेंशन को इस तरह लिखा जाता है, अगर मान लें PENSION है, इसे लिखा जाता है NEISNOP। क्या है ये लिखा जो जाता है, यहाँ लिखिए NEISNOP है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि P को यहाँ लाया गया है और N को जो है यहाँ लाया गया है। E को इसी तरह लिखा गया है, S को इसी तरह लिखा गया है, O को इसी तरह लिखा गया है, I यहाँ है और N जो है वो इस तरह है। तो इसी तरह हमें कर देना है किसका FOLIAGE, यानी इसे यहाँ पर E लिखेंगे, यहाँ पर से F लिखेंगे। O को जो है यहीं रहने देंगे, एक छोड़ के I को भी यहीं रहने देंगे और G को भी यहीं रहने देंगे। A को जो है यहाँ लाएंगे, L को यहाँ ला जाएंगे। आंसर हमारा जो है 56 के कौन सा हो जाएगा? तो वो A हो जाएगा। क्या है? A हो जाएगा। दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं? यहाँ कितनी जो है वो सीधी रेखाएं दिया हुआ है, तो देखना है इसमें जो टोटल है वो 13 सीधी रेखाएं हैं। कितनी? 13। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। 57 के C होगा। पदार्थ हटाने की आवश्यकता होने पर कौन से रूढ़ि चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ऐसी सतह जहां पर मशीनिंग द्वारा पदार्थ हटाने की आवश्यकता होगी इससे किया जाएगा। अगर ऐसा है तो ऐसा सतह जहां क्या है टर्निंग द्वारा फिनिशिंग किया जाएगा। टर्निंग द्वारा जो है फिनिशिंग करना है। अगर इस तरह है तो ऐसी सतह पर जहां पर ड्रिल द्वारा क्या है ड्रिल द्वारा फिनिशिंग किया जाता है। अगर जी लिखा हुआ है तो ऐसी सतह जहां ग्राइंडिंग क्या है ग्राइंडिंग द्वारा जो है फिनिशिंग किए जाते हैं।
चित्र में किस पदार्थ का रूढ़िगत प्रदर्शन किया गया है? रूढ़िगत प्रदर्शन किया गया इस तरह अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ग्लास का। क्या है? ग्लास का हो जाएगा आंसर हमारा 59 के बी होगा। कौन सा प्रतीक स्क्वायर बट बेल्ट का रूढ़िगत प्रतीक है? सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी जो है ये स्क्वायर बट बेल्ट है। क्या है? स्क्वायर जो है ये बट बेल्ट है। ये जो हमारे पास है ये इसका नाम जो है फिलेट बेल्ट बोलते हैं, फिलेट बेल्ट बोलते हैं। और अगर इस तरह का है तो ये हो जाएगा क्या है? सिंगल वी बट बेल्ट बोलते हैं। और ये जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? सिंगल यू बट वेल्ट हो जाएगा। अगला है पाई चार्ट को देखकर प्रश्न को हल करना है। यदि उस वर्ष के दौरान केवल अनाज के आयात पर 5 करोड़ की राशि व्यक्त की गई तो अनाज पे कितना किया गया? 3.5। तो उस वर्ष सभी विभिन्न उत्पादों के आयात पर कुल मिलाकर जो है वो लगभग कितनी राशि की गई? तो सभी का जो है विभिन्न उत्पादकों का जो अगर परसेंटेज देखें 3.5 1.2 तो ये हो जाता है 17.2। क्या है? सबको जोड़ के जो होता है 17.2। अब कह रहा है कि 3.5 बराबर क्या है? 5 करोड़। क्या है? 5 करोड़। तो एक का हो जाएगा 5/3.5 और टोटल को पूछ रहा है 17.2 का हो जाएगा 5/3.5 गुना हो जाएगा 17.2। जब इसे हल कीजिएगा तो 24.57 करोड़ आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर मान लिया कि एक ये वृत्त है, यहाँ पर जो है ए और सी जो है एक जीवा है। क्या है? केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींचा गया पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब जो है तो ये है 15 सेंटीमीटर। तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये इसे ओ मान लीजिए, ए सी इसको बी मान लीजिए। अब माना कि जीवा क्या है? ए सी है और ओ बी जो है वो क्या है? लंब है। कितना है? 15 दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है 40। तो आर बराबर जो हो जाएगा √20 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर यानी √400 प्लस 225 बराबर √625। ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 5 3 जो है वो फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य यानी ट्रेलिंग जीरो बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? उससे पहले एक और क्वेश्चन है जो छूट गया है, आइए उससे सोल्व पहले करते हैं। कह रहा है कि एलपीजी, ये जो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। एलपीजी टैंक की कीमत 508 रुपये से बढ़ाकर 635 रुपये कर दी गई। खपत का कितना प्रतिशत कम हो जाएगा ताकि एलपीजी टैंक की लागत समान रहेगी? तो खपत परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा 635 माइनस 508 बटा 635 गुना 100, यह हो जाएगा 20%। आंसर हमारा बी होगा। 7 5 दिन फैक्टोरियल का अनुगामी शून्य बताना है। तो क्या करना है? 753 को 5 से इसे डिवाइड कीजिए। ये कितना हो जाएगा? ये 150 बार में। क्या ये लगभग उतने आएगा वो है जो एक शेष बचता है 1 2 दिन उसे हटा देना है। फिर 150 को 5 से कीजिएगा तो ये 30 आएगा। 30 को फिर से 5 से कीजिएगा तो ये 6 होगा। 6 को 5 से फिर करेंगे तो ये एक बार में होगा। अब यहाँ पर इतना का अनुगामी शून्य जो होता है वो ये वाला जुटेगा जो पहला करके आया तो 150 प्लस 30 प्लस ये 6 प्लस ये एक बार ये टोटल कितना हो गया? तो 187 होगा। यही हमारा जो है आंसर आता है, ए होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BBI है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आमिर ने 4 बच्चों के बीच 700 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे का दुगना, तीसरे बच्चे का हिस्सा 3 गुना और चौथे बच्चे का हिस्सा 4 गुना है। एक बच्चे और 2 बच्चे द्वारा प्राप्त उपहार का योग हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले बच्चे का जो है अगर मान लिया कि हिस्से का अनुपात कितना हुआ 12, तो दूसरे का 6, तीसरे का 4 और चौथे का जो है 3 है। क्यों है? इस तरह करा, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे का दुगना है, दूसरे बच्चे का 6 से 12 आ गया, तीसरे बच्चे का हिस्सा 3 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्सा 3 गुना है और चौथे बच्चे के हिस्सा का 4 गुना है, 3 × 12 इस तरह का बटा हुआ है। कुल उपहार कितना है? कुल उपहार जो है वो 700 है। यानी 12 + 6 + 4 + 3 इकाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 700 के बराबर हो जाएगा। तो ये 25 इकाई बराबर हमारे पास आ गया 700। तो 1 इकाई बराबर हमारे पास कितना आ गया? 700 बटा 25 यानी 28 आ गया। क्या है? 28। अब कह रहा है कि पहले और दूसरे बच्चे का प्राप्त उपहार था, पहला के 12 दूसरा के 6, 12 6 18 यानी 18 गुना 28 कर देना है। आंसर जो हमारा आ जाएगा 504 आ जाएगा। क्या है? 504।
सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में विरामावस्था में रखा 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु विस्फोट के द्वारा इतना द्रव्यमान के टुकड़ों में टूट जाती है, यानी 3 टुकड़ों में। समान द्रव्यमान के 2 टुकड़े 30 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे के लंबता गति करते हैं, तो भारी टुकड़े का वेग क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है वो 3 एक m3 है, एक m3 जो है वो चला गया कहाँ है, इधर की ओर चला गया, ये हो गया m1, और एक ये चला गया ये m2 की तरफ, और ये दोनों का जो है कितना 45 डिग्री पे है, क्या है 45 डिग्री के। और यह टूटा था किससे है, तो ये m से टूटा था, ये m3 हो गया। एक फार्मूला होता है m3 हो गया v3 बराबर m1 v1 cos 45 डिग्री प्लस m2 v2 cos 45 डिग्री होता है। अब हमें कह रहा है कि m1 m2 के मान दिया हुआ है, क्या है m1 अनुपात m2 अनुपात m3 बराबर दिया हो 1 अनुपात 1 अनुपात 3, और 1 kg में है, तो m1 बराबर m2 बराबर कितना है 0.2 kg है, और m3 बराबर जो होगा 0.6 kg निकल जाएगा। यहाँ पर जो है 3 भाग में ये बट गया। और v1 बराबर v2 भी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, तो मान रख देते हैं 0.6 v3 बराबर m1 का कितना हुआ 0.2, v1 कितना 30, cos 45 का मान 1/√2 प्लस 0.2 गुना 30 गुना 1/√2। हल करेंगे तो 0.6 v3 बराबर 8.486, v3 बराबर 8.486 बटा 0.6 बराबर 14.14 मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा बी होगा। जैविक कचरे के निपटान को इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है, और इसका आंसर हो जाएगा ए कंपोस्टिंग। क्या है कंपोस्टिंग। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अवस्थान कितने प्रतिशत भाग जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर अंतरित किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा 10%। क्या है 10% किया जाता है। ये लिंडेमान के 10% का नियम है। अपेक्षित घनत्व का मात्रक है, और इसका आंसर हो जाएगा कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, आंसर हो जाएगा डी तापीय पुंज। क्या है थर्मोफाइल। थर्मोफाइल जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। क्या उसमें पदार्थ पर आधारित होता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा H बराबर जो होता है I² RT होता है। विस्थापन बाई दूरी का अनुपात जो है वो क्या होता है, आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 से छोटा भी होगा और 1 के बराबर भी होगा, यानी बी एवं सी होगा। विस्थापन बटा दूरी जो है ग्रेटर इक्वल देन 1 होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा विंडो एक्सप्लोरर। क्या है विंडो जो है एक्सप्लोरर प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है। कथन कर रहा है कि सभी बिल्लियां चूहे हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर जो है वो बिल्ली है, तो सभी बिल्ली जो है वो क्या है चूहे हैं। क्या है चूहे हैं। सभी चूहे जो है वो कुत्ते हैं, ये जो हो जाएगा वो कुत्ते हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ कुत्ते जो है वो जानवर है, कुछ कुत्ते जो है वो जानवर है, ये हो जाएंगे जानवर। चलिए अब देखते हैं कि क्या कुछ बिल्लियां जो है कुत्ते हैं, सही है। सभी कुत्ते चूहा है, गलत है। सभी जानवर कुत्ते हैं, ये गलत। सही आंसर हो जाएगा सी। एम एन का पुत्र है। एम जो है वो एन का क्या है पुत्र है, जिसका पति ओ है, यानी जिसका पति ओ है, ये हो गया पति पत्नी। उसके बाद का ओ जो है पी का पुत्र है। ओ जो है वो पुत्र है किसका, पी का पुत्र, जिसकी पत्नी क्यू है, ये जो है वो क्यू पत्नी है। एम जो है किस प्रकार पी से संबंधित है, एम जो है वो किस प्रकार पी से संबंधित है, पुत्र के पुत्र, यानी ये जो हो जाएगा पोता, यानी आंसर हमारा 74 के हो जाएगा ग्रैंडसन। यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। कल गुरुवार था, कल जो है वो क्या था गुरुवार था, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, तो ये है गुरुवार प्लस 1 यानी शुक्रवार। क्या है शुक्रवार। 73 दिनों में विषम दिन देखना, 73 भागा 7 करेंगे, यानी 3 जो है वो शेषफल बचेगा। तो शुक्रवार पीछे जाना है, तो शुक्रवार -3 करेंगे, यानी आ जाएगा मंगलवार। आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है हमें काउंट करना है। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज और एक जो है ये बड़ा त्रिभुज, 6 त्रिभुज। आंसर हमारा जो है वो ए होगा।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर AHL ELP से एक निश्चित प्रकार संबंधित है। इसी तरह ये इससे संबंधित है, समान तर्क के अनुसार FQS करना, यानी AHL को देखना है ELP +4 है, ये भी +4 है, ये भी +4 है, यानी सब +4 है। FQS जो होगा ये +4 है, करेंगे तो ये J होगा, इसको +4 करेंगे तो U होगा, इसको +4 करेंगे तो W होगा। आंसर हो जाएगा C होगा, क्या है? C होगा। नीचे दिए गए चित्र रेखा में X को पहचानना है, X को जो है पहचानना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो है अदृश्य रेखा है। X जो है वो अदृश्य रेखा है, इसे बोलते हैं हिडन लाइन। क्या है? उसे बोलते हैं हिडन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र रेखा में X को पहचानना है। ये X जो है वो क्या है? तो इसको हम बोलते हैं केंद्र रेखा, इसे बोलते हैं केंद्र रेखा। यदि कोई रेखा HP पर स्थित है तो इसका कौन सा दृश्य जो है XY पर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रंट व्यू जो है वो क्या होगा? HY पर होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 24 और महत्तम समवर्त 6, इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या हो जाएगा 24 गुना 6/24, ये कट जाएगा 6, आंसर आ जाएगा क्या है? 81 के B होगा, क्योंकि फार्मूला जो हमारा होता है लसा गुना मसा बराबर होता है पहली संख्या, क्या है? पहली संख्या गुना जो है वो दूसरी संख्या होता है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना है। तो जब इसे ज्ञात करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या है? वो हो जाएगा A 62.5 बोर्ड मास है, आप इसे लगा लीजिएगा। जैसे 0.25 बटा हो जाएगा 0.0025 और गुना हो जाएगा 0.025 गुना 25 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 शून्य और हो जाएगा, यानी ये 2500 हो जाएगा। कितना? 2500, ये 2 शून्य ऊपर गया तो 2500 और बटा 25 और गुना 0.025 और गुना 25, इस तरह ये 100 आ गया। 100 गुना 0.25 गुना 25, ये आ जाएगा 62.5। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात जो है वो 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तभी कह रहा है कि महेंद्र तथा जाहिद का आयु जो है वो 6x और 7x है। तो 6x - 15 बटा 7x - 15 बराबर कितना है? 9/11। यहाँ से x के मान निकालिएगा, 10 आ जाएगा। महेंद्र की आयु क्या है? 6x, यानी 6 गुना 10 बराबर 60 वर्ष। आंसर होगा B। 16 और एक अन्य संख्या 22 का गुणनफल इतना है। जब 22 को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल हमें कितना होगा? प्रश्न में कह रहा है कि 16 गुना 22 बराबर 460.8 है। तो 22 बराबर हो जाएगा 460.8 बटा 16, यानी 28.8 आ गया। अब भागफल देना है कितना? 28.8। जब 22 को 16 से भागा देंगे, क्या है? 22 को, यानी 28.8 में 16 से भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.8 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। एक कक्षा में छात्रों की आयु से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। इन सभी सही छात्रों में मिलाकर माध्य आयु हमें ज्ञात करना है। तो माध्य आयु जो हो जाएगा 8 गुना 8, ये हो गया 64, 8 6 48, ये हो गया 10 7 70 और ये 63 और ये हो गया 35। सबको जोड़ेंगे तो 280 आ जाएगा। कितने लोग हैं? तो 7 लोग हैं। क्या है? 7 लोग, सॉरी, छात्रों की संख्या कितनी? 40 लोग है। ये हमारा जो है वो 40 लोग हैं, यानी 280 बटा 40, ये है ना, ये हमारा 7 आ रहा है, D हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवा में से किस सेवा से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा संचार सेवाएं, कम्युनिकेशन सर्विस। समान द्रव्यमान के दो पिंड H ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिराई जाती है, उनके मध्य समय की सापेक्ष दूरी का अंतराल क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। क्या है? समान द्रव्यमान के दो पिंड H ऊंचाई के छत से एक के बाद एक गिराई जाती है, उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल जो है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, क्योंकि H1 बराबर होगा हाफ G_T1 स्क्वायर, H2 बराबर होगा हाफ G_T1 माइनस T2 के स्क्वायर, डेल H बराबर होगा H1 माइनस H2, यानी हमारे पास हो जाएगा हाफ G_T1 के स्क्वायर माइनस T1 माइनस T2 के स्क्वायर, यानी होगा हाफ G_T1 के स्क्वायर माइनस T1 के स्क्वायर माइनस T2 के स्क्वायर प्लस 2T1 T2, ये हो जाएगा हाफ G2T1 T2 माइनस T2 के स्क्वायर, यानी हाफ G_T2 2T1 माइनस T2 हो जाएगा। क्या है? T2 हो जाता है। समय के सापेक्ष दूरी जो है वो बढ़ेगी।
एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तरफ तेजी से चलना शुरू कर दी तो क्या हो जाएगा? तो वो होगा पैमाना जो है अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन का अधिक दिखाएगा। अगर 70 kg के है तो वो 70 से ज़्यादा दिखाने लगेगा। क्या है? 70 से ज़्यादा दिखाने लगेगा। उत्तोलक की श्रेणी और उदाहरण जो है सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो आइए इसे देखते हैं। प्रथम श्रेणी दरवाजा नट क्रैकर जो है ये उत्तोलक नहीं है। ये दरवाजा नट क्रैकर जो है वो क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी सही है, प्रथम श्रेणी पंजा हथौड़ा गुलेल सही है, द्वितीय श्रेणी बोतल ओपनर पेपर कटर सही। आंसर हमारा जो है 89 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। गुलेल, कैंची, पिलास, सरौता, कील उखाड़ने की मशीन आदि प्रथम श्रेणी का है। बंसी, चिमटा तृतीय श्रेणी का है। दरवाजा के मध्य में भार बिंदु ये पॉइंट होते हैं। बोतल ओपनर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 2 kg है, द्रव में तैर रहा है, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है वो क्या होगा? तो एफ बी बराबर जो होता है डब्लू यानी mg, तो ये होता है 2 × 10 बराबर 20 न्यूटन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उत्प्लावन बल वस्तु के भार को घटा देता है। तरल द्वारा वस्तु पर लंबता ऊपर की ओर लगने वाला बल को उत्प्लावन जो है वो बल कहते हैं। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है, विस्थापित पानी का भार जो है वो क्या हो जाएगा? 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है, विस्थापित पानी का भार 200 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि नाव का भार बराबर विस्थापित जल का भार। प्लवन के नियमानुसार है कि कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डूबी हुई है तभी तैरती है जब उस वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भार द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 91 के डी हो जाएगा। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका क्या होता है? तो वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है, यानी सी हो जाता है। अगला है वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्द विन्यास को उसी क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये जो है ये हमारे ये पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आएगा। अगर तीसरे की बात करें तो ये हो जाएगा। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा ये चौथे नंबर का, और ये जो हो जाएगा 5वें नंबर का। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह है 5वें नंबर का। 4, 25 और 6 में क्या संबंध है? तो 4 × 6 करेंगे, 6 × 24 और प्लस 1 करेंगे तो 25 हो जा रहा है। चलिए इसी करेंगे। 9 × 3 9 × 27 और प्लस 1 करेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी दोनों के गुना करके जोड़ा जा रहा है। 6 × 24 1 25 नए है, 9 × 27 नए है, 8 दूनी 16 1 17। ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए 168, 35, 143, अगर 35 प्लस 143 करते हैं और उसमें से अगर हम 10 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 178 - 10 क्या हो गया? 168, यानी ये वाला आ रहा है। 35 + 1 62 + 127 करेंगे तो 192 आएगा, उसमें से 10 घटाएंगे तो 182 आ जाएगा। उसी तरह हमें किस में देखना है? 83 + 69 कितना हो जाएगा? 152, उसमें से 10 घटाएंगे 142। आंसर हमारा होगा ए होगा। चलिए अगला है 12, 40 और 14। 12, 40, 14 यानी 40 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 28, उसे 2 से भागा देंगे तो 14 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम देखते हैं 40 में से जो है वो क्या हो रहा है? 12 घटा रहे हैं, यानी 33 में से अगर हम घटा देंगे कितना? 15, तो आ जाएगा हमारे पास 18, उसमें से 2 से भागा देंगे 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पर 91 में से 21 घटा देंगे आ जाएगा 70, 70 में से 2 से भागा देंगे आ जाएगा 35। सही जवाब जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन यह लीप वर्ष नहीं है? 1 वर्ष और 2 दिन बाद का दिन जो है वो मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है। 1 वर्ष और 2 दिन में विषम दिन कितना हो गया? 365 + 2/7, यानी 3 जो है शेष दिन आता है। आज का दिन कितना हो जाएगा? तो मंगलवार अब -3 दिन है, जो क्योंकि आगे बढ़ा था तब तो हुआ था ना मंगलवार, तो ये हो जाएगा शनिवार। क्या है? शनिवार। आंसर होगा डी। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को ना काटे क्या कहलाती है? और इसका समानांतर रेखाएं कहलाती है। क्या है? समानांतर रेखाएं। आंसर हो जाएगा ए। ट्रेन की पटरी जो है वो समानांतर रेखाएं होती है, वो कभी भी कितना बढ़ाओ वो एक दूसरे को नहीं काटेगी। 12 भुजाओं वाले समबाहुज के आंतरिक कोण का जो है वो मान है कितना होगा?
12 भुजाओं वाले समबाहु जो है समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान क्या हो जाएगा? तो आंतरिक कोण का जो होता है n इंटू 2 माइनस 4 बटा n गुना 90 डिग्री। n जहाँ भुजा तो 12 गुना 2 माइनस 4 गुना 90 बटा 12 सोल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री। क्या है? 150 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा सी। SP 46 2003 के अनुसार एक आयताकार सेक्शन छड़ का संकेत क्या होता है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। ये था ALP का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।